जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे इकोलॉजी और इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वातावरण व जीवों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। फाइटोजियोग्राफी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम और ऑप्शन डी दिया है पीडोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वातावरण व जीवों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। जबकि जो फाइटोजियोग्राफी दिया गया है इसे वनस्पति भूगोल, ठीक है, या पादप भूगोल कहते हैं। ठीक है, देखिए अंत में जियोग्राफी है तो जियोग्राफी का अर्थ क्या हो गया? भूगोल। जबकि फाइटो से क्या अर्थ हो गया? पादप। तो ये पादप भूगोल या वनस्पति भूगोल है, यानी पृथ्वी के भिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न वनस्पति जातियों के फैलाव के अध्ययन पर यह विज्ञान केंद्रित होता है। कौन सा? फाइटोजियोग्राफी। जबकि जो इकोसिस्टम है वो आप सभी लोग जानते हैं पहले से, और जो पीडोलॉजी है इसको मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा से संबंधित अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के स्क्रीन पर है। दो समुदायों के बीच का संयोजी क्षेत्र कहलाता है इकोटाइप, पारितंत्र, इकोलाइन या फिर इकोटोन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दो समुदायों के बीच का संयोजी क्षेत्र जो होता है वह इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के स्क्रीन पर है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अत्यधिक चरने से, मृदा संरक्षण के कृत्रिम उपायों द्वारा, वन विनाशीकरण के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो मृदा अपरदन यानी कि मृदा का कटान, ठीक है, मिट्टी कट करके जो बह जाती है, ठीक है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? तो अत्यधिक चरने से तो बिल्कुल नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि जब घास नहीं होगा तो मृदा बिल्कुल एकदम खाली होगी। तो कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि ये ज़मीन है, ये मिट्टी है इसके ऊपर, अब अगर इसके ऊपर घास फूस जमे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे लगे हैं, तो कहीं से जल का स्रोत खुलता है, पानी आता है, तो कम मृदा कटेगी। और जब अत्यधिक चराव हो जाएगा, ये जो घास है ये एकदम से हट जाएगी, तो मृदा अगर कोई जल का स्रोत फूटता है, छूटता है, पानी आता है, तो मृदा जल्दी बह जाती है। तो ये तो कोई उपाय नहीं हुआ मृदा अपरदन का, मृदा अपरदन को रोकने वाला। ऑप्शन बी दिया है मृदा संरक्षण के कृत्रिम उपायों द्वारा। तो ये ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मृदा संरक्षण के कृत्रिम उपायों द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जबकि जो ऑप्शन सी दिया है वन विनाशीकरण के द्वारा, यह भी राइट नहीं होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 स्क्रीन पर है। भारतवर्ष में सर्वाधिक क्षेत्र में व्याप्त है काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, प्रश्न संख्या 4 का जो राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतवर्ष में, इंडिया में, भारत देश में या आर्यावर्त में जो भी कह लीजिए, तो उसमें सर्वाधिक क्षेत्र में क्या व्याप्त है? जलोढ़ मृदा व्याप्त है। को ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आएंगे अगले प्रश्न पर। इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाती है? ठीक है, कौन सी लेयर है पृथ्वी की जिसमें जीव रहते हैं? क्या स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल या फिर जल मंडल? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या बी करेक्ट हो जाएगा। जैव मंडल कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 6 स्क्रीन पर देखिएगा। जनक शैल से मृदा के विकास को क्या कहते हैं? जनक शैल से मृदा के विकास को कहते हैं मृदीय कारक कहते हैं, सॉइल फैक्टर, ये बिल्कुल नहीं राइट होगा। मृदा जनन, मृदानुवर्तन या फिर मृदा चरम अवस्था कहा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, जनक शैल से मृदा के विकास को मृदा जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आएंगे अगले प्रश्न पर।
प्रश्न संख्या 7 स्क्रीन पर है, जल धारण शक्ति। ठीक है, जल को अत्यधिक समय तक रखने वाली शक्ति किसमें सबसे अधिक होती है? चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, सिल्ट मिट्टी में या फिर बलुई मिट्टी में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए सभी लोग, जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करिए, जल धारण शक्ति किसमें सबसे अधिक होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जल धारण शक्ति चिकनी मिट्टी में अधिक होती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में लावा मिट्टी लिख दे तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन टिक कर देना है। प्रश्न संख्या 8 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, मृदा संरक्षण के लिए टेरेसिंग एक कारगर विधि है। टेरेसिंग क्या? तो सीढ़ीदार खेती। ठीक है, सीढ़ी बना बना करके खेती करते हैं, तो सीढ़ीदार खेती। ठीक है, मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेती एक कारगर विधि है। कहाँ पे? मरुस्थल में, पहाड़ों पर, मैदानों पर या नदी के किनारों पर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मृदा संरक्षण के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए टेरेसिंग या कह लीजिए सीढ़ीदार कृषि, सीढ़ीदार खेती पहाड़ों पर एक कारगर विधि है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, पौधे और जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वनस्पति पशु वर्ग कहते हैं, समुदाय कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या फिर पारिस्थितिकी कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समुदाय कहा जाता है। पौधे और जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कम्युनिटी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 स्क्रीन पर देखिएगा, बायोसिनोसिस शब्द प्रस्तावित किया था टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने, वार्मिंग नाम के वैज्ञानिक ने, ओडम नाम के वैज्ञानिक ने या फिर कार्ल मोबियस नाम के वैज्ञानिक ने? आपको बता दें 2021 की प्रवेश परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अतः इस प्रकार के प्रश्नों को, जैसे हु क्वाइंड द वर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रस्ताव किसने दिया? ठीक है, बैक्टीरिया का नाम किसने दिया? ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने प्रस्तावित किया? आदि जो प्रस्तावित वाले शब्द हैं, क्वाइंड वाले वर्ड हैं, देख लीजिएगा 2021 की प्रवेश परीक्षा में किस वैज्ञानिक ने ग्लोबल वार्मिंग शब्द को गढ़ा था, प्रस्तावित किया था, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हमारे सामने क्या प्रश्न है? बायोसिनोसिस शब्द प्रस्तावित किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल मोबियस नाम के वैज्ञानिक ने बायोसिनोसिस शब्द को प्रस्तावित किया था। प्रश्न संख्या 11 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, पूछ रहा है इडेफिक कारक का संबंध है। प्रश्न संख्या 11 आप सभी के स्क्रीन पर है, पूछता है इडेफिक कारक का संबंध है मिट्टी से, पशु से, मनुष्य से या फिर ताप से? तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि इडेफिक कारक या फिर इडेफिक फैक्टर होता क्या है। तो ये पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रकार का मृदीय कारक होता है, सॉइल फैक्टर होता है। तो अब इससे स्पष्ट है कि जो इडेफिक कारक है, इडेफिक फैक्टर है, वो किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? मिट्टी से रिलेटेड होगा, मिट्टी से संबंध है इडेफिक कारक का। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 स्क्रीन पर है और सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, पहला दिया है खरपतवार एवं वृक्ष, ऑप्शन बी दिया है जैवीय एवं अजैवीय घटक, ऑप्शन सी दिया है मेढक तथा मानव। ठीक है, होमोसैपियंस और राना टिग्रीना जो वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न संख्या 12 के लिए ऑप्शन डी दिया है जंतु एवं पादप। तो पारितंत्र के जो दो घटक होते हैं वो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जैवीय और अजैवीय घटक होते हैं। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जैवीय और अजैवीय घटक होते हैं। जैवीय को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, क्या कहते हैं? बायोटिक कहते हैं। और जो अजैवीय होता है उसके आगे लिख लीजिए आप, ए बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न संख्या 13 स्क्रीन पर है। पारितंत्र का महत्व होता है ऊर्जा के प्रवाह में, खनिजों के चक्रण में, दोनों ए व बी दोनों में, यानी कि ऊर्जा के प्रवाह में भी महत्व होता है पारितंत्र का, खनिजों के चक्रण में भी महत्व होता है पारितंत्र का। तो ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारितंत्र का महत्व भैया ऊर्जा के प्रवाह में होता है और पारितंत्र का महत्व खनिजों के चक्रण में होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों में। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 आप सभी के स्क्रीन पर है। पारितंत्र का चालक बल होता है, यानी कि चलाने वाला बल, उत्पादक पौधों में कार्बोहाइड्रेट, जैव भार, बायोमास जिसको आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में, या फिर सोलर एनर्जी। ऑप्शन डी दिया है सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, पारितंत्र का चालक बल क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है, सोलर एनर्जी होती है। क्या? सोलर एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 स्क्रीन पर है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं कौन कौन? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं। प्रश्न संख्या 16 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या पूछता है, सर्वाधिक अस्थाई पारितंत्र कौन सा है? प्रश्न संख्या 16 स्क्रीन पर है। सर्वाधिक अस्थाई पारितंत्र कौन सा है? पर्वत, रेगिस्तान, महासागर या फिर वन? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक अस्थाई पारितंत्र इकोसिस्टम कौन सा है? महासागर है, अंग्रेजी में ओशियन कहा जाता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 17 पूछा है। इकोसिस्टम, देखिए वर्ड वाला आ गया। इकोसिस्टम शब्द प्रतिपादित किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द प्रतिपादित किया था हेकल नाम के वैज्ञानिक ने, रेटर नाम के वैज्ञानिक ने, टैंसले नाम के वैज्ञानिक ने, या फिर ओडम नाम के वैज्ञानिकों ने, ओडम नाम के वैज्ञानिक ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, काफी सारे लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 17 का इकोसिस्टम जो वर्ड प्रतिपादित किया था वो टैंसले नाम के वैज्ञानिक ने किया था। क्या? ए.जी. टांसले नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और बात करें तो आर्थर जी टांसले नाम के वैज्ञानिक ने इस वर्ड का प्रतिपादन किया था। तो अगर ऑप्शन में केवल टांसले दे तो टिक कर देना है, अगर ऑप्शन में ए.जी. टांसले करके दे तो टिक कर देना है, अगर ऑप्शन में आर्थर जी टांसले करके दे तो भी टिक कर देना है, क्योंकि नाम उनका सेम ही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 स्क्रीन पर है आप सभी के। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? उत्पादक में होती है, प्राथमिक उपभोक्ता में होती है, द्वितीयक उपभोक्ता में होती है, या फिर अपघटक में होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स में मोस्ट एनर्जी होती है, सर्वाधिक ऊर्जा होती है। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 पूछ रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है बहुदिशीय, द्विदिशीय, एक दिशीय या फिर अनियमित? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। थ्योरी जो पढ़े होंगे उन्हें यह प्रश्न बिल्कुल ही आसानी से समझ में आएगा। तो आप सभी लोग थ्योरी कंप्लीट कर दीजिए। अब देखिए भाई, कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि थ्योरी भी पढ़ाई जाए, तो मेरे एक बात ये नहीं समझ में आती है कि जब ये सारे चैप्टर्स आपके क्लास 11th और आपके क्लास 12th में थे तो फिर आपने 2 साल भैया क्या किया? 2 साल आपने क्या किया? अगर आपने 2 साल बढ़िया से पढ़ाई किया है तो आपका बिल्कुल ही एक टॉप मोस्ट कॉलेज मिलेगा, और आपको ये सारे क्वेश्चंस भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल इन्हें भी पढ़िए। साथ ही साथ हमारा पेड ग्रुप चलता है जिसकी फीस 59 रुपये है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके अपना तैयारी और अच्छा बना सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर जाएंगे, आप फॉलो करेंगे, उसके बाद आपको मैसेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या अगर आपको वैसे भी मैसेज करने का ऑप्शन मिल जाता है तो आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई थ्योरी की मैं बात कर रहा था, तो क्लास 11th और 12th के ही सारे चैप्टर्स हैं। तो आपने 11th और 12th पढ़ा है, तभी तो आप 12th के बाद डी फार्मा का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, या तभी तो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। चलिए खैर, तो थ्योरी की भाई तो
कोशिश कर रहे थे, लेकिन थ्योरी की क्लास हो पाना संभव नहीं है क्योंकि समय अब आपका बहुत ही कम बचा है। 6 जून से आपका एंट्रेंस एग्जाम होना प्रस्तावित है। ठीक है, 6 जून से एंट्रेंस एग्जाम होगा। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किस ग्रुप का किस दिन होगा। जैसे ही एकदम स्पष्ट होगा आपको चैनल पर सब कुछ बताया जाएगा। तो अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 20, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा है। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा है इकोसिस्टम की किसी क्षेत्र में रहने वाले जंतु तथा पादप, या फिर ऑप्शन बी दिया है किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न पादप। ध्यान से देखिएगा, विभिन्न पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा उनके साथ भौतिक रासायनिक वातावरण। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा है किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा उनके साथ भौतिक रासायनिक वातावरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस प्रश्न के लिए। आएंगे अगले प्रश्न पर। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 21 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम है? ऑप्शन ए दिया है धान का खेत, ऑप्शन बी दिया है वन, ऑप्शन सी दिया है घास स्थल, या फिर ऑप्शन डी दिया है झील। कृत्रिम का अर्थ हुआ कि ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया हो, आर्टिफिशियली बनाया गया हो, यानी कि ये प्रकृति में मौजूद ना हो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, धान का खेत। ठीक है, धान का खेत क्या है? एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 22 पूछ रहा है कि एक जीवधारी बिना किसी जीवधारी को नुकसान पहुंचाए लाभान्वित होता है, उसे लाभ प्राप्त होता है, तो इसे कहते हैं परजीविता, सहभोजिता, मृतजीविता, या फिर सहजीविता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक जीवधारी बिना किसी जीवधारी को नुकसान पहुंचाए जब लाभान्वित होता है तो इसे सहभोजिता कहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23 स्क्रीन पर है। नेपेंथीज है प्राथमिक उत्पादक है, उपभोक्ता है, उत्पादक एवं उपभोक्ता है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नेपेंथीज को क्या कहा जाता है? इसे ट्रॉपिकल पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये कीड़े मकोड़ों को भी खाता है, उपभोक्ता है, अपना भोजन स्वयं भी बना लेता है, तो उत्पादक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस प्रश्न के लिए। थ्योरी पढ़े होंगे तभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। प्रश्न संख्या 24 स्क्रीन पर है। वृक्ष पारितंत्र में संख्या का पिरामिड क्या होता है? सीधा, उल्टा, अनियमित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वृक्ष पारितंत्र में संख्या का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 25, ऋणात्मक पारस्परिक संबंध है सहोपकारिता, परजीविता, सहभोजिता, आद्य सहयोग। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा ऋणात्मक पारस्परिक संबंध परजीविता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 26 स्क्रीन पर आ चुका है। किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विविधता युक्त जीव हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, मांसाहारी, या फिर ऑप्शन डी दिया है अपघटक। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा क्या होगा? प्रश्न संख्या 26 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विविधता युक्त जीव क्या है? अपघटक है, डिकम्पोजर्स है। प्रश्न संख्या 27 स्क्रीन पर है। क्या पूछ रहा है? अप्रतिबंधित जनन क्षमता क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है, जैव विभव कहलाती है, वहन क्षमता कहलाती है, या फिर उर्वरता कहलाती है। तो अप्रतिबंधित जनन क्षमता क्या कहलाती है? इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या बी राइट हो जाएगा, जैव विभव कहलाती है। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28 है। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार से स्पष्ट किया गया है? निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक, प्रश्न संख्या 28 सुनिएगा, किसे सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार से स्पष्ट किया गया है? तो पोषी वह जीव है जो किसी अन्य जीव को भोजन उपलब्ध कराता है। ऑप्शन बी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए क्या दिया गया है स्क्रीन पर। एमैनसोलिज्म एक संबंध है जिसमें एक जाति लाभ प्राप्त करती है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। क्या एमैनसेलिज्म एक संबंध है जिसमें एक जाति लाभ प्राप्त करती है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित होती है? ऑप्शन सी दिया है। परभक्षी वह जीव है जो भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों को पकड़कर मार देता है। यही आपका उपयुक्त है। ठीक है, उपयुक्त रूप से स्पष्ट किया गया है। परभक्षी वह जीव है जो भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों को पकड़ करके मार देता है। जैसे आप लोग टाइगर समझ सकते हैं, बाघ समझ सकते हैं, चीता। तो क्या ये जो एग्जाम्पल हमने दिया टाइगर वाला, ये राइट है? ये आप लोग बताइए। चलिए सभी लोग बताइए कि क्या ये राइट है या नहीं आपके हिसाब से।
प्रश्न संख्या 29 आप सभी के स्क्रीन पर है। किसी घास स्थल में खरगोश द्वारा नए जैविक पदार्थ के बनने की दर को क्या कहते हैं? शुद्ध उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या सकल प्राथमिक उत्पादकता? क्या होगा? किसी घास स्थल में खरगोश द्वारा नए जैविक पदार्थ के बनने की दर को क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। 29 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 30 स्क्रीन पर आ चुका है। पारितंत्र के निम्न प्रकारों में से कौन अधिकतम वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता दर्शाते हैं? पारितंत्र के निम्न प्रकारों में से कौन अधिकतम वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता दर्शाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो क्या होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पारितंत्र के निम्न प्रकारों में से कौन? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 31 आप सभी के स्क्रीन पर है। शाकाहारियों तथा अपघटनकर्ताओं के उपभोग हेतु उपलब्ध जैव भार कहलाता है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, स्थित शस्य, सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा, शाकाहारियों तथा अपघटनकर्ताओं के उपभोग हेतु उपलब्ध जो जैव भार है वो क्या कहलाएगा? प्रश्न संख्या 31 के लिए विकल्प संख्या ए सही है। उपलब्ध जैव भार शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 32 स्क्रीन पर आप सभी के है। किसी खाद्य कड़ी में सर्वाधिक आबादी होती है? प्राथमिक उपभोक्ताओं की, द्वितीयक उपभोक्ताओं की, अपघटकों की या फिर उत्पादकों की? तो खाद्य कड़ी में पूछा गया है, ना कि उत्पादन कड़ी में। तो किसी खाद्य कड़ी में सर्वाधिक आबादी होती है, किसकी होती है? प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्राथमिक उपभोक्ताओं की सर्वाधिक आबादी होती है। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 33 है। वातावरण में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य है। बिना देखे आपको राइट आंसर टिक कर देना है। ऑप्शन 33 का डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 34 स्क्रीन पर है। भाई जिसे स्पष्ट नहीं दिखेगा वो वीडियो की क्वालिटी को एक बार बढ़ा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु किसी पारितंत्र में एक ही समय पर एक से अधिक पोषी स्तरों में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए है गौरैया, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है बकरी, ऑप्शन नंबर डी है मेढक। तो आपको हम दोनों का कंपैरिजन करके समझाएंगे, गौरैया और शेर दोनों का। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गौरैया ये क्या होगी? ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगी जब ये बीज खाएगी, सीड खाएगी। और यही गौरैया सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी जब ये कीड़े खाना स्टार्ट कर देगी, कीड़े मकोड़े को खाने लगेगी, तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी। जबकि शेर क्या है? ये केवल मांस खाता है, ये क्या हो जाएगा? टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो शेर को केवल एक ही पोषी स्तर तृतीयक उपभोक्ता में, जबकि गौरैया को 2 पोषी स्तर। देखिए एक ही समय पर एक से अधिक पोषी स्तरों में पूछा है ना, तो एक या एक से अधिक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो गौरैया जब इसने बीज खाए, सीड खाए, ठीक है, शाकाहारी चीजों को खाया, तब ये प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे इसने कीड़े खाना प्रारंभ किया तब ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सही अर्थों में परजीवी की भांति? देखिए भैया परजीवी की भांति श्रेणीबद्ध किया गया है, पूछा गया है। तो पहला दिया है गर्भाशय के भीतर विकसित होता हुआ मानव गर्भ अपना पोषण माता से प्राप्त करता है। ये राइट नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया गया है मानव के सिर पर जुएं रहती हैं एवं उसके बालों पर अंडे देती हैं। ऑप्शन बी दिया है। सी ऑप्शन दिया है कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। और ऑप्शन डी दिया है मादा एनोफिलीज मनुष्य को काटती है तथा उसका रुधिर चूसती है। तो देखिए भैया इसके लिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी आप सभी के सामने है। और कौन सा एक ऑप्शन है? और आप सभी के सामने ऑप्शन बी है। सी ऑप्शन नहीं होगा और ए ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बी या डी में से इसी में से कोई होगा। और ये आपका क्या है? HW है। एक टेस्ट की तरीके से मान लीजिए कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्लास के एंड होने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न संख्या 36 स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा जैवीय कारक मारुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? जंतुओं तथा बकरियों द्वारा चरना, रहने वाले मानव, निम्न वर्षा या मृदा की दुर्बलता।
या मृदा की दुर्बल उर्वरता। तो कौन सा जैवीय कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए जो होगा यह आपका करेक्ट हो जाएगा, जंतुओं तथा बकरियों द्वारा चरना। क्या होगा? जंतुओं तथा बकरियों द्वारा चरना। अरे अरे रुकिए भाई रुकिए, लाइव चैट में आपको नहीं बताना आंसर, जब क्लास एंड हो जाएगा उसके बाद ही आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये थे आज के क्लास के क्वेश्चंस। आप सभी का अगर कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। साथ ही जो लोग नए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेंगे। साथ ही जो लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो लोग इंस्टा पर मैसेज करेंगे, ज्वाइन किया जाएगा। वहाँ पर डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहाँ उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर क्विज देखने को मिलेगा, आप उससे भी अपना ट्रायल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।